नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। 24 घंटे में 3,52,000 केस, 2,812 लोगों की मौत। एक दिन में 3 लाख से ज्यादा केस आते हुए आज 5वां दिन हो गया। ये आंकड़े तो भयानक है ही, लेकिन जमीनी हकीकत इससे भी भयानक है। लोग इलाज और ऑक्सीजन की तलाश में सड़कों पर भटक रहे हैं, रो रहे हैं, लेकिन राहत अब तक नहीं मिल पाई। ऑक्सीजन की कमी दूर करने के लिए जल्द से जल्द प्लांट लगाने के दावे हो रहे हैं। ट्रेन चल रही है, नेता आपस में एक दूसरे को बधाइयां भी बांट रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन एक्सप्रेस सहित तमाम व्यवस्थाएं अब भी कम पड़ रही हैं। इसके लिए युद्ध स्तर पर काम करना होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने आज कोरोना संकट पर काबू पाने के लिए आर्मी की तैयारियों का रिव्यू किया है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। इस कठिन समय में भारत को विदेशों से भी मदद मिलनी शुरू हुई है। अमेरिका ने 318 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स भेजे हैं। यूएई ने खाली 7 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनर भेजे हैं। इन कंटेनर्स की भारत को खास तौर पर बहुत जरूरत है। हालांकि चीन ने अपनी भारत जाने वाली कार्गो फ्लाइट्स को 15 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया, जबकि चीन ने मदद की बात की थी। आज मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग के लिए बहुत ही कड़े शब्दों का प्रयोग किया है। कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा, जब चुनावी रैलियां हो रही थी तब आप क्या दूसरे ग्रह पर थे? कोरोना की दूसरी लहर के लिए आपकी संस्था जिम्मेदार है। चुनाव आयोग के अफसरों पर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। कोर्ट ने आयोग को चेतावनी दी है कि अगर 2 मई को कोविड से जुड़ी गाइडलाइंस का पालन नहीं हुआ और उसका ब्लूप्रिंट नहीं तैयार किया गया तो वो मतगणना पर रोक लगा देंगे। इस संकट काल में मास्क आपके लिए सबसे बड़ा रक्षक साबित हो सकता है। सरकार ने कहा है कि अब वक्त आ गया है जब घर में भी मास्क पहन लेना चाहिए। लक्षण दिखाई दें तो रिपोर्ट्स आने का इंतजार करने के बजाय आइसोलेट होकर और मास्क पहनकर संक्रमण को कम किया जा सकता है। आज आपको बताएंगे कि डबल मास्क पहनकर आप कैसे बड़ी मुसीबतों से बच सकते हैं और कोरोना वायरस के ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट पर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। इसे बंगाल वेरिएंट कहा जा रहा है। ये पिछले सभी वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक है, बहुत तेजी से फैलता है और संक्रमित व्यक्ति को तुरंत बीमार कर देता है। इससे कैसे निपटा जाएगा और क्या वैक्सीन में भी बदलाव करने होंगे, इसका जवाब हम आपको देंगे। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि अगर सरकारें चाहें तो क्या नहीं कर सकती। सरकारें जमीन आसमान एक कर सकती हैं, लेकिन यह बहुत हैरानी की बात है कि इतने दिन बाद भी हालात जस के तस नजर आ रहे हैं। पूरा देश अपने सामने एक त्रासदी देख रहा है। जिन्होंने अपनों को खोया है उनकी पीड़ा वही जान सकते हैं। जो अपनों को लेकर इलाज के लिए भटक रहे हैं उनकी बेबसी देखी नहीं जाती। इतना बुरा वक्त किसी ने नहीं देखा, ऐसा संकट कभी नहीं देखा। लोग तड़प रहे हैं, एक एक सांस के लिए लड़ रहे हैं। ये देश की राजधानी का हाल है। जिधर देखो उधर एम्बुलेंस, जिधर देखो उधर मरीज। लोग अपनों को लेकर भटक रहे हैं, अस्पतालों के बाहर सड़कों पर तड़प रहे हैं। इस गाड़ी में 84 साल के एक बुजुर्ग हैं। ऑक्सीजन लेवल कहां तक पहुंच गया है, इनसे हम बात करते हैं। 44 है ऑक्सीजन लेवल। 44? हाँ जी, 44 और मतलब रात भर हो गई, कल से ही ढूंढ रहे हैं। और अभी कल ही मेरे एक मामा लगते हैं, वो भी एक्सपायर हो गए इस चक्कर में। उनके लिए हम रात भर इतना परेशान हुए ना, मतलब कोई हमने दिल्ली का हॉस्पिटल नहीं मतलब छोड़ा होगा। एट दी एंड मेरे सामने उनको तड़पते हुए मरना पड़ा, मेरे सामने। मतलब मैं उन्हें यूँ देख रहा था दूर से और वो तड़प रहे थे। और वो सिचुएशन मेरे को रात भर। कितनी है इनकी? 84 है इनकी एज। 84 ईयर्स जी। और कोरोना पेशेंट हैं और आप लोग इनको लेके यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर की आपके पास सिफारिश है? किसी की नहीं है जी, कुछ कोई तैयारी नहीं है। आप इधर जाओ, एसडीएम ऑफिस 48 घंटे में रिपोर्ट दे रहे हैं। अब आदमी 48 घंटे थोड़ी वेट करेगा। जो इनकी वो पॉजिटिव की रिपोर्ट आपके पास है? वो आई नहीं अभी, वो उसी के पास है जिससे टेस्ट कराया था। कैसे पता चला कि पॉजिटिव? अब उनकी ऑक्सीजन लेवल डाउन जा रहा है, तो क्या करे आदमी। यही ये जो बीत रहा है इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। ऐसी बेबसी, ऐसी लाचारी कभी नहीं देखी। जान बचाने के लिए अस्पतालों में जगह नहीं, सांसें बचाने के लिए ऑक्सीजन नहीं। सर, आप कितनी देर से वेट कर रहे हैं? मैम कल रात से। कितने बजे आ गए? कल 6-7 बजे आ गए थे। 6-7 बजे। अभी कितनी देर में शुरू कर रहे हैं? 10-15 मिनट कह रहे हैं। 20-22 घंटे से खड़े जो लोग इंतजार कर रहे थे ऑक्सीजन का यहाँ नारायणा पर, अब फाइनली दरवाजा खोला गया है। 10-10 करके लोगों को अंदर भेजा जा रहा है सिलेंडर भरने के लिए। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं नारायणा के इस प्लांट के बाहर
जो कि ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन प्लांट है, कितने 100 लोगों की लाइन यहाँ लंबी कतार खड़ी हुई है, कुछ बड़े सिलेंडर लिए हुए, कुछ छोटे सिलेंडर लिए हुए, और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं एम्बुलेंसेज की लाइन है। सुबह 4 बजे जो टैंकर आ गया था उसकी प्रोसेसिंग होने के बाद 11 बजे यहाँ पर ऑक्सीजन की भरपाई शुरू हुई है। लोगों में कुछ थोड़ी सी सांत्वना आई है, लेकिन बहुत से लोग यहाँ पर इसी बात से परेशान हैं कि घंटों हो गए हैं और जो घर में बीमार पड़े हैं उनकी हालत लगातार बिगड़ती चली जा रही है। अपनों को तड़पता कोई देखे भी तो कैसे, चाहे दिन रात लाइन में लगना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे जितने चक्कर लगाने पड़े, आखिरी कोशिश, आखिरी दम तक अपनों की जान तो बचाएं। मेरे फादर इन लॉ जो 80 साल के हैं बहुत ही सीरियस हैं, ब्रदर इन लॉ भी क्रिटिकल है। मुझे पता चला कि यहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई है, मैं तुरंत ऑटो में सिलेंडर डाल के लाया हूँ। यहाँ पता चला कि अभी ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है। सुबह 4 बजे तक इन्होंने बांटा था, हमें ऐसा पता चला था कि 11 बजे तक ये बांट रहे हैं, तो हम भागे भागे आए यहाँ पर, तो पता चला कि सुबह 3-4 बजे तक इन्होंने बांटा है। और कहाँ आपने चक्कर काटा ऑक्सीजन? सर कई जगह चक्कर काटा, शायद उंगलियां थक गई, जो व्हाट्सएप पे नंबर आ रहे हैं उंगलियां थक गई, 90% स्विच ऑफ है और कहीं पर भी कुछ नहीं मिला। लेकिन हाँ, इंसान कोशिश कर रहा है। हम भी भागे भागे आए घर से कि चलो यहाँ कुछ मिल जाए। 3 टीमें कहीं और भी गई हुई हैं, शायद कहीं से कुछ भी मिल जाए। हॉस्पिटल में कोई हिसाब नहीं है, हॉस्पिटल के अंदर वो कहते हैं उन्होंने गेट ही बंद कर रखे हैं। ऑक्सीजन के लिए लाइनों में इंतजार, बेड के लिए अस्पतालों के बाहर इंतजार और शमशान घाटों में अंतिम संस्कार के लिए इंतजार, ये वो त्रासदी है जो कहीं पर भी छोड़ नहीं रही। दिल्ली के शमशान घाटों पर 6-6, 12-12 घंटे की वेटिंग लगी है। शमशान घाट छोटे पड़ गए, आसपास की जमीन लेनी पड़ी है। जहां 5-5 अंतिम संस्कार होते थे, वहां दिन के 100 अंतिम संस्कार हो रहे हैं। कैपेसिटी कितना है और कितने बॉडीज आ रहे हैं सर? पहले तो यहाँ 36 का ही कैपेसिटी था, फिर जैसे जैसे बढ़ने लगा फिर हम उसको 50 तक ले गए, 60 तक। फिर साथ वाला ग्राउंड जो पार्किंग के रूम में था उसको भी हमने कन्वर्ट करके कमिश्नर साहब को बुलाया। मैंने कहा जी बहुत ज़रूरी है और डिजास्टर में कुछ भी कर सकते हैं, तो फिर हमने उसको कन्वर्ट करके अब हमारे पास 99 का हो गया। इतनी बॉडी हॉस्पिटल से नहीं आ रही जितनी हम घरों से उठा रहे हैं। ये अनअकाउंटेड डेथ्स हैं जितने आप घरों से उठा रहे हैं। इस 15 दिन के अंदर 30, 35, 40, 30, 35, 40, एक दिन तो 50 तक पहुंच गए, 48 तक पहुंच गए थे हम। तो और आज सुबह से आप कितनी 30 उठा चुके? 30 उठा चुके हैं जी। हाँ, और कुछ ऐसे भी केस आ रहे, जैसे अभी ये बेचारे चेक कराने गए थे मम्मी को, लेकिन जाते जाते डेथ हो गई। सब कोविड है ये। तड़प तड़प कर जाने जा रही हैं, लेकिन ये त्रासदी एक जगह की नहीं है। एक एक सांस के लिए हर शहर लड़ रहा है, एक एक सांस के लिए जूझ रहा है। कोई ऑक्सीजन नहीं है जी, सिलेंडर खुद अरेंजमेंट करें। ये देखिए मैंने नाम लिख के रखा हुआ है अपने सिलेंडर का, मुकेश। अब मैं क्या करूं, मैं हेल्पलेस हूं बिल्कुल मैम। अब इतनी दूर से सिर्फ एक यही काम रह गया, कोई मेडिकल कोई अरेंजमेंट करना, कोई कुछ कर ही नहीं रहा, किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है मैम इस वक्त। तो आपको अभी तक मिला नहीं? आप सुबह से नहीं, मैं नहीं मिला मैम। और आपकी वेटिंग कर रहे हैं बस। अपना धूप में बहुत सी मेरी मदर इन लॉ है, उनका ऑक्सीजन काफी डाउन है। आज 4 दिन से हम लोग अरेंजमेंट कर रहे हैं, बिना ऑक्सीजन के लेटे हुए हैं। उनकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं। हम सुबह 8 बजे से यहाँ बिना खाए पिए यहाँ पे लाइन पे लगे हुए हैं, बट लेकिन कोई हेल्प करने को रेडी नहीं है। मेरी मदर खुद, कोई हॉस्पिटल में मुझे कहीं पे बेड नहीं मिला है, तो घर में ही क्वारंटाइन कर रखा है। और उनकी सीरियस हालत बहुत, इस टाइम बहुत सीरियस है, बहुत ज्यादा। यहाँ कुछ नहीं हो रहा, पता नहीं क्या। अपने घर के लिए भी, क्वारंटाइन के लिए भी ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। यहाँ तो कहीं भी नहीं मिल रही है। वादे तो किए जा रहे हैं कि सब ठीक होगा, दावे भी बहुत हैं कि कहीं किसी चीज की कमी नहीं। उम्मीद इससे दिखाई जा रही है कि सब जुटे हैं। हम इस वक्त लखनऊ में हैं और लखनऊ में जहां डीआरडीओ अपना अस्पताल बना रहा है, हम उस जगह पर पहुंचे हुए हैं। आप देखिए, ये अस्पताल युद्ध स्तर पर इस वक्त इसे बनाया जा रहा है। 500 बेड का ये ऐसा अस्पताल होगा जिसमें सभी सुविधाएं, वेंटिलेटर और जो L2 लेवल के हॉस्पिटल हैं, ये पूरा का पूरा होगा। जहां से जो मिल जाए इस वक्त वही संजीवनी है। लेकिन क्या जो कोशिश हो रही है वो काफी है? लोग एक एक सांस के लिए लड़ रहे हैं। इतने दिन हो गए हैं, हालात अब तो सुधरने चाहिए। सरकारों को और कितने दिन चाहिए?
दिल्ली से संजय शर्मा, अनीशा माथुर और प्रीति चौधरी के साथ अभिषेक मिश्रा, लखनऊ, आज तक। कोरोना के इस तूफान से कैसे लड़ा जाए, कैसे हालात कंट्रोल में किए जाएं, ऐसा लगता है कि किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा, न किसी के पास कोई प्लान दिख रहा है, और अगर प्लान है तो वो काम नहीं कर रहा। क्योंकि अगर प्लान काम कर रहा होता तो 10 दिन में हालात कुछ तो बेहतर होते, लेकिन बेहतर होने के बजाय हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री की चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से बात हुई है। कोरोना के तूफान से लड़ने के लिए सेना की तैयारियों और ऑपरेशन की समीक्षा की गई। सीडीएस ने पीएम को वो प्लान बताया जिसमें कोरोना से जंग के लिए सेना की तैयारियां हैं। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स अपने अपने स्तर पर पहले से ही मदद कर रही है, लेकिन अब ज्यादा से ज्यादा संसाधन लगाए जाएंगे। ऑक्सीजन टैंकर ढोते एयरफोर्स के विमानों को देखा, कोविड केयर सेंटर बनाते सेना के जवानों को देखा, लेकिन देश की सांसों के लिए ये बहुत बड़ी लड़ाई है और सेना अब पूरी तरह से कमर कसकर मोर्चे पर आई है। सेना ने पिछले 2 साल में रिटायर हुए अपने सभी स्वास्थ्य कर्मियों को काम पर वापस बुलाया है। इन स्वास्थ्य कर्मियों की उनके घर के करीब ही कोविड सेंटर्स में तैनाती होगी। सेना के दूसरे मेडिकल ऑफिसर जिन्होंने काफी पहले रिटायरमेंट लिया था, उन्हें भी मेडिकल इमरजेंसी हेल्पलाइन में कंसल्टेशन देने के लिए कहा गया। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अलग अलग लेवल पर सभी मेडिकल अफसरों को अस्पतालों में तैनात किया जाएगा। सेना के नर्सिंग स्टाफ को भी डॉक्टरों की मदद के लिए अस्पतालों में लगाया गया है। दूर दराज के ग्रामीण इलाकों तक मदद पहुंचाने के लिए भूतपूर्व सैनिकों को जोड़ा जाएगा। यानी कोरोना से जंग में एक तरफ सीधे इलाज का मोर्चा जिसमें अपने पूरे संसाधन झोंकने की तैयारी है, और दूसरी तरफ जरूरी चीजों को लाने का मोर्चा जिसमें पूरी ताकत लगा दी गई है। ऑक्सीजन सप्लाई के लिए पिछले 4 दिन से भारतीय वायुसेना ने मोर्चा संभाला है। वायुसेना के C-17 IL-76 विमान लगे हैं। ऑक्सीजन के खाली टैंकर एयरलिफ्ट करके तेजी से प्लांट तक पहुंचाए जा रहे हैं। विदेशों से भी ऑक्सीजन टैंकर लाने में वायुसेना के विमान लगा दिए गए हैं। सिंगापुर से 4 ऑक्सीजन टैंकर एयरलिफ्ट करके लाए जा रहे हैं। ऑक्सीजन टैंकर लाने के लिए वायुसेना के विमान UAE भी जाएंगे। जर्मनी से भी 23 मोबाइल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स एयरलिफ्ट होंगे जो सेना के अस्पतालों में लगेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अब प्राणवायु यानी ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए भारतीय वायु सेना आ चुकी है। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें भोपाल एयरपोर्ट से, जहां पर एक ऑक्सीजन का टैंकर जो यहां भोपाल से उड़कर गुजरात के जामनगर पहुंचेगा, उसको लेने भारतीय वायुसेना का C-17 ग्लोबमास्टर विमान पहुंच चुका है। आप तस्वीरों में अगर आप देखें तो ये अभी तक मध्य प्रदेश में इंदौर में तस्वीरें देखने को मिल रही थी, लेकिन पहली बार भोपाल जो कि राजधानी है और मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है, वहां पर ऑक्सीजन टैंकर को अब लेकर के वायुसेना का यह विमान गुजरात के जामनगर पहुंचेगा। वायुसेना के विमानों के जरिए ऑक्सीजन टैंकर्स और जरूरी चीजों का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। इससे खास तौर पर ऑक्सीजन सप्लाई में तेजी आएगी और कुछ हद तक संकट दूर होगा। लेकिन इसके अलावा सेना ने फैसला किया है कि सेना में अलग अलग जगहों पर जो ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध हैं, उन्हें अस्पतालों को मुहैया करवाया जाएगा। आम लोगों के इलाज के लिए बड़ी संख्या में सेना अपने संसाधनों से ही चिकित्सा सुविधाएं तैयार कर रही है। आइसोलेशन वार्ड एक तरीके से बनाया गया है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भारतीय सेना की तरफ से। 3EME सेंटर में इस वक्त हम मौजूद हैं और आपको एक तस्वीर हम दिखाते हैं एक्सक्लूसिव आज तक पर कि कैसे अब सेना यहां पर कोरोना के जो मरीज होंगे उन्हें आइसोलेट करके रखेगी, और ना केवल हल्के सिम्टम वाले बल्कि जो गंभीर रूप से कोरोना से जो पीड़ित होंगे, जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत होगी, उन्हें भी यहां रखा जाएगा। कुल 150 बिस्तरों का वार्ड तैयार किया है सेना ने, और महज 48 घंटे के छोटे से पीरियड में ये सेना ने एक पूरा आइसोलेशन वार्ड खड़ा कर दिया। सरकार के अपील पर सिर्फ 5 दिन में सेना ने बैरकों को बदलकर ऐसे आइसोलेशन सेंटर तैयार कर दिए जिसमें वेंटिलेटर को छोड़कर हर तरह का मेडिकल सपोर्ट है। भोपाल जैसे आइसोलेशन सेंटर सेना ने MP के बीना और सागर में भी तैयार किए और देश के अलग अलग राज्यों में भी ऐसी ही तैयारी।
पिछले हफ्ते सेना ने राजस्थान के बाड़मेर में 100 बेड वाला कोविड केयर सेंटर तैयार किया था। ये सेना के 25 जवानों ने सिर्फ 5 घंटे में बना दिया था। आज तक ब्यूरो। सेना का काम होता है युद्ध लड़ना, लेकिन हिंदुस्तान में चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स से ठीक पहले फुट ओवर ब्रिज गिर जाए, या फिर कहीं पर बाढ़ के बाद राहत की आवश्यकता हो, भूकंप के बाद राहत की आवश्यकता हो, या फिर अब कोविड की इस सुनामी के सामने राहत की बात हो, इलाज की बात हो, भारतीय सेना इसीलिए दुनिया में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। बहरहाल कोविड की एंट्री के समय से ही हेल्थ एक्सपर्ट्स मास्क पहनने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन अभी तक मास्क पहनने की जो हिदायत घर के बाहर थी वो अब घर के भीतर भी दी गई है। कोविड टास्क फोर्स के प्रमुख डॉक्टर वीके पॉल के अनुसार अब घरों में भी मास्क पहनने का समय आ गया है। उधर अमेरिका के स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने तो यहां तक कह दिया है कि सिर्फ एक कपड़े का मास्क नहीं बल्कि सर्जिकल मास्क के साथ कपड़े के मास्क को पहनने की जरूरत है। मैं कहना चाहूंगा कि सीधा टाइम आ गया कि घर में हम वैसे ही अब मास्क करना शुरू करें। प्लीज डोंट गो आउट अननेसेसरीली, स्टे विद योर फैमिली, very important. And also even within the family, please wear mask. Please don't invite people into your home. ऐसा समय आ गया है कि अब घर पर भी मास्क पहने। ये सलाह कोविड टास्क फोर्स के प्रमुख डॉक्टर वीके पॉल की है। जबकि मास्क पहनने का सही आचरण लोग अब तक नहीं सीख सके हैं। कई लोग तो मास्क लगाते ही नहीं हैं, कोई टोक दे तो मुंह फुला लेते हैं, तो कई ऐसे हैं जो मास्क लगाएंगे लेकिन नाक के नीचे से, तो कई लोग मास्क को अपने चिन यानी ठोड़ी के नीचे रखते हैं और मान लेते हैं कि उन्होंने मास्क पहना हुआ है। डॉक्टर और एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि नाक और मुंह दोनों ढकें। मास्क लगाएंगे तो सुरक्षित रहेंगे, ठीक से मास्क लगाएंगे तो संक्रमण का खतरा कम हो जाएगा। मास्क जरूरी नहीं, बहुत जरूरी है। ये कितना जरूरी है, इसे यूं समझें कि अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी सीडीसी और अमेरिका के जाने माने संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एंथोनी फॉन्सी ने अब तो डबल मास्क की सलाह दी है। अमेरिका के सीडीसी के मुताबिक चेहरे पर पहले मेडिकल ग्रेड मास्क पहना जाना चाहिए, उसके ऊपर कपड़े का मास्क पहना जाना चाहिए। सीडीसी के सर्वे में सामने आया है कि अगर सर्जिकल मास्क की डोरियों पर बिना गांठ लगाकर उसे पहना जाए तो संक्रमण रुकने की संभावना 56.1% है। कपड़े के मास्क से संक्रमण रुकने की संभावना 51.4% है, जबकि सर्जिकल मास्क की डोरियों पर गांठ लगाकर पहना जाए तो 77% संभावना संक्रमण से बचने की है। सर्जिकल मास्क के ऊपर कपड़े के मास्क को पहनने से 85.4% तक संक्रमण रुकता है और इस तरह का डबल मास्क N95 मास्क की उपयोगिता के करीब आता है, जो संक्रमण रोकने में 95% तक कारगर है। कोरोना की दूसरी लहर यानी डबल प्रोटेक्शन, सिर्फ एक मास्क नहीं बल्कि 2 मास्क उपयोग करने के लिए सभी डॉक्टर्स सलाह दे रहे हैं, खासकर जब संक्रमण इतना ज्यादा बढ़ चुका है। यानी एक आप सर्जिकल मास्क लगा सकते हैं और उसके साथ आप जो घरेलू मास्क है या कपड़े के मास्क है, आप उससे उसे डबल प्रोटेक्शन दे सकते हैं। ध्यान इस बात का सिर्फ रखना है कि ये जो डबल मास्किंग है उसमें कहीं से भी ये गुंजाइश न हो कि कहीं से कोई संक्रमण भीतर जा सकता है। बिल्कुल फिटिंग सही होनी चाहिए आपके चेहरे पर, आपका नाक और मुंह कवर्ड होना चाहिए। ज्यादा संक्रमण वाले इलाकों के लिए ये N95 मास्क भी कहा जाता है, जिसमें कोई वॉल्व न लगी हो, लेकिन उसे भी डबल प्रोटेक्शन के साथ ही यानी 2 मास्क के साथ ही इस्तेमाल करने की सलाह दी जा रही है। मास्क उन जरूरी चीजों में है जिनके दम पर कोविड काल की लड़ाई लड़ी जा रही है, लेकिन मास्क पहनने को लेकर तत्परता वैसी ही रही है जैसी आमतौर पर हेलमेट पहनने को लेकर रहा करती है। लेकिन दोनों मामलों में सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाली कहावत सही उतरती है। मास्क न पहनना तो हेलमेट न पहनने से भी ज्यादा जोखिम भरा है। यह भी एक स्टडी के द्वारा पाया गया है कि जबकि हम 6 फीट की दूरी, 2 गज की दूरी अपने मध्य में रखते हैं, तो भी अगर दोनों यानी कि पर्सन जिसको कोविड-19 हुआ है और पर्सन जो अनइंफेक्टेड है,
यह आप एक किसी भी घर में यह स्थिति पा सकते हैं कि जो होम आइसोलेशन के केसेस है, अगर मास्क का सही ढंग से इस्तेमाल ना किया जाए तो 90% रिस्क है कि एक इन्फेक्टेड आदमी दूसरे अनइन्फेक्टेड आदमी को इन्फेक्ट कर सकता है। यहां भी अगर आप देखेंगे कि अनइन्फेक्टेड पर्सन अगर मास्क पहने लेकिन इन्फेक्टेड पर्सन ना पहने तो 30% उसके चांसेस हैं कि वह इन्फेक्ट कर पाएगा। मास्क पहनने को लेकर केंद्र से लेकर राज्यों के सख्त नियम बने हुए हैं, लेकिन जमीनी सच्चाई यह है कि अभी इसके ठीक से पालन में कमी है। जरूरत है कि कोविड के मौजूदा प्रकोप से ही सबक ले लिया जाए। दिल्ली से स्नेहा मोरदानी और श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। इस वक्त ऑक्सीजन के लिए हर जगह भाग दौड़ है। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि ऑक्सीजन टैंकर्स का ट्रांसपोर्टेशन कैसे जल्द से जल्द हो। एयरफोर्स के विमान खाली टैंकर्स प्लांट तक एयरलिफ्ट करा रहे हैं, तो संकट के बीच कुछ दिनों से सरकार से ऑक्सीजन एक्सप्रेस भी चलाई गई है, जो खाली टैंकर्स लेकर प्लांट तक जा रहे हैं और वहां से ऑक्सीजन भरकर अलग अलग राज्यों में ला रहे हैं। ऐसी एक ट्रेन की मांग दिल्ली ने की थी। दिल्ली के लिए पहली ऑक्सीजन ट्रेन मंगलवार सुबह तक पहुंच जाएगी। ये ट्रेन छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से ऑक्सीजन टैंकर लेकर चली है। इसमें ऑक्सीजन के 4 टैंकर्स हैं और हर टैंकर में करीब 16 टन ऑक्सीजन, यानी करीब 16 टन लिक्विड ऑक्सीजन एक ट्रेन से दिल्ली पहुंचेगी। दिल्ली की एक दिन की जरूरत करीब 700 टन है, इसीलिए 64 टन ऑक्सीजन सिर्फ 2.5-3 घंटे ही चलेगी। हालांकि आपको हम ये भी बता दें कि लिक्विड ऑक्सीजन से जब उसे इस्तेमाल के लिए सिलेंडर्स में जाता है तो उसका सीधा सीधा जो फॉर्मूला है वो अलग होता है। पहली लहर के मुकाबले दूसरी लहर में ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत ज्यादा पड़ रही है। जिन अस्पतालों को सरकार ट्रैक कर रही है, उन अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीजों में 54.5% को ऑक्सीजन सपोर्ट की आवश्यकता पड़ रही है। ये पिछली बार से करीब 13.5% ज्यादा है। 24 अप्रैल के आंकड़ों के अनुसार 12 राज्यों में मेडिकल ऑक्सीजन की डिमांड पिछले 6 दिन में 18% बढ़ गई है। यहां यह भी समझना होगा कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस इस आपातकाल में आपके लिए कितनी मदद कर सकती है और इससे मिलने वाली मदद पर्याप्त है या उसे बढ़ाए जाने और तेजी से मंजिल तक पहुंचाने की जरूरत है। पहले ये देखते हैं कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस को अपनी मंजिल तक पहुंचने में समय कितना लगता है। 23 अप्रैल को 60 टैंकर वाली पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस विशाखापट्टनम से महाराष्ट्र के नागपुर पहुंची। इस यात्रा में करीब 20 घंटे लग गए। ये दूरी लगभग 800 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश में 2 ऑक्सीजन एक्सप्रेस पहुंचाई गई हैं। पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस 30,000 लीटर लिक्विड ऑक्सीजन लेकर शनिवार को लखनऊ पहुंची थी। बोकारो से लखनऊ आने में 16.5 घंटे लगे। दूसरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस 4 टैंकर में 60,000 लीटर लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन लेकर बोकारो से लखनऊ पहुंची। इस ट्रेन को भी 18 घंटे लगे। दिल्ली के लिए पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस 70,000 लीटर ऑक्सीजन लेकर छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से कल रात निकली थी और आज देर रात या कल सुबह इसे दिल्ली पहुंचना है, यानी इसमें 24 घंटे लगे। ऑक्सीजन की मात्रा और खपत भी देखते हैं। एक टैंकर में औसतन 15,000 लीटर लिक्विड ऑक्सीजन होती है, जिसे अस्पतालों में कन्वर्ट करके इस्तेमाल किया जाता है। डिमांड ज्यादा है, इसीलिए ज्यादा ऑक्सीजन लाने के लिए ट्रेन के जरिए ज्यादा कंटेनर लाने की आवश्यकता है। सामान्य दिक्कत वाले मरीज को सांस से जुड़ा सपोर्ट देने पर हर 1 मिनट में 8 से 10 लीटर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। कई चिकित्सकों के अनुसार गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति को कई बार हर 1 मिनट में 40 से 50 लीटर ऑक्सीजन की भी जरूरत पड़ सकती है। ऐसे में ऑक्सीजन की खपत तेजी से होती है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए दिल्ली को 70 मीट्रिक टन ऑक्सीजन भेजी गई है। आगे ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए सप्लाई का समय घटाने और टैंकर्स की संख्या बढ़ाने की जरूरत है। ऑक्सीजन को ट्रेन के जरिए इस तरह पहुंचाने की पहल अच्छी है और जरूरत है कि स्पीड और किफायत को बढ़ाया जाए। कोरोना की दूसरी लहर का जिम्मेदार कोविड-19 वायरस के डबल म्यूटेंट को ठहराया जा रहा है। अभी इसी डबल म्यूटेंट का कहर नहीं थमा है कि अब ट्रिपल म्यूटेंट की भी पहचान वैज्ञानिकों ने की है। इस ट्रिपल म्यूटेंट को वायरस का बंगाल वेरिएंट कहा जाता है और यह वेरिएंट बहुत तेजी से फैलता है। संक्रमित मरीज को तुरंत बीमार कर सकता है। इस वेरिएंट के क्या खतरे हैं, इसे कंट्रोल कैसे किया जाएगा, इस पर मैंने एक रिपोर्ट तैयार की है। दूसरी लहर के कहर के बीच ये एक चिंताजनक खबर है। दूसरी लहर में क्या है कोरोना का बंगाल कनेक्शन?
इतनी तेजी से क्यों फैल रहा है संक्रमण? क्यों है इतने घातक लक्षण? क्या पिछले साल से इस साल वायरस का स्वरूप इतना बदल गया है कि कोविड-19 के खिलाफ बन रही इम्यूनिटी काम ही नहीं आ रही? बंगाल इसका नाम इसलिए लगा क्योंकि लगता ये है कि पहले ये बांग्लादेश में था। बांग्लादेश में कोई जब उन्होंने जीनोम सीक्वेंसिंग की तो लगभग 80% ये वैरायटी थी म्यूटेंट्स की, और लगता है कि ये बंगाल आ गया। बंगाल से अब कहाँ फैला इंडिया में वो कहना मुश्किल है। जैसे गंगाराम हॉस्पिटल में कोई 40 के करीब डॉक्टर्स जो फुली वैक्सीनेटेड थे, उनको ये इन्फेक्शन हो गया। उससे थोड़ा ये भी लगता है कि हो सकता है ये नए म्यूटेंट्स ही हैं जो इम्यूनाइजेशन है, जो इन्फेक्शन को कम करता है, खत्म नहीं करता, उसके कारण हुए हैं। जितना ज्यादा कोई वायरस फैलता है उतना ही ज्यादा वो म्यूटेट करता है। कोविड-19 वायरस लाखों बार म्यूटेट कर चुका है। हालांकि अब तक 4 नए प्रकार के कोविड वेरिएंट मिले हैं। B117 या यूके वेरिएंट जो बाकियों से 40 से 70% तक ज्यादा संक्रामक है और मौत की आशंका 60% तक बढ़ा देता है। ब्राजील वेरिएंट जो पहले वाली म्यूटेशन से ज्यादा खतरनाक है और एंटीबॉडी को धोखा देने में सक्षम है। B1351 या दक्षिण अफ्रीकी वेरिएंट जो लगभग 20 देशों में पाया गया, ये भी एंटीबॉडीज को छकाना जानता है। B1617 या भारत का डबल म्यूटेंट जो दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। इसके साथ ही एक ट्रिपल म्यूटेंट B1618 के मिलने से वैज्ञानिक कम्युनिटी सकते में है। इस ट्रिपल म्यूटेंट को बंगाल वेरिएंट कहा जा रहा है। स्पाइक प्रोटीन है, जैसे आप सोचिए एक चाबी जो ताले में लगती ताला खुलता है, तो ऐसे अगर बॉडी के सेल में घुसना हो तो ये स्पाइक प्रोटीन काम में आती है। तो वो स्पाइक प्रोटीन में जब चेंज हो जाता है म्यूटेशन से, तो उसका असर जो है वो बदल जाता है। कई केस में जैसे इसमें हुआ, अभी ऑफ कोर्स रिसर्च बाकी है, ये बहुत जल्दी है, पर लग ये रहा है कि शायद इसकी इन्फेक्टिविटी बढ़ गई। किसी भी देश में जितने सैंपल टेस्ट होते हैं उनमें से 5% की सीक्वेंसिंग की जाती है ताकि ये पता चल सके कि वायरस में कैसे बदलाव हो रहे हैं। सीक्वेंसिंग और इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज हम वायरस के स्ट्रक्चर को, आरएनए स्ट्रक्चर को हम पिछले वायरसेस के साथ कंपेयर कर रहे हैं। जैसे कि SARS-CoV-2 इसको बोला जा रहा है। क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि SARS-CoV-1 जो था उसके साथ इसका जीनोमिक स्ट्रक्चर मैच कर रहा है। हमें कैसे पता ये बैट से आया? इसलिए पता चला बिकॉज हमें उसके जीनोमिक स्ट्रक्चर के बारे में पता था। सो वी नो कि इट्स सिमिलर टू दैट। सिमिलरली मर्स एक और वायरस था, उससे भी इसकी 80 to 90% सिमिलैरिटी मिली। सो ये पर्पस होता है जीनोमिक सीक्वेंसिंग का, टू असेस कि कितना सिवियर ये डिजीज हो सकता है। जो सारी ड्रग्स डेवलप हो रही हैं, जो वैक्सीन्स डेवलप हो रही हैं, वो इसलिए हो पा रही हैं बिकॉज हम जीनोमिक सीक्वेंस कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि कौन सी जीन का उसमें क्या स्ट्रक्चर है, उसको टारगेट बनाकर उसके अगेंस्ट ड्रग को डेवलप किया जा रहा है। यानी वायरस खुद के खिलाफ बन रही दवाइयों और वैक्सीन को छकाने के लिए और अपने वजूद को बचाए रखने के लिए खुद को बदलता रहता है। तो क्या ये संभव है कि इस बंगाल स्ट्रेन की वजह से वैक्सीन लगने के बावजूद संक्रमण हो रहा हो? मूल रूप से अगर वायरस वही उसका मतलब डबल म्यूटेंट, ट्रिपल म्यूटेंट, यानी वैक्सीन फिर भी कम से कम अपना काम इस हिसाब से जरूर करेगी। जी। देखिए, मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को कहना चाहता हूं कि वैक्सीनेशन तो कराना ही कराना है। चाहे वो कोविशील्ड है, चाहे वो कोवैक्सीन है, चाहे नया वैक्सीन आता है, ये काफी हद तक इन म्यूटेंट्स के अगेंस्ट भी कुछ ना कुछ हमें पता है कि ये जो यूके वाला म्यूटेंट है उसके अगेंस्ट पूरी क्षमता से ये काम करता है। जो वैक्सीन मिले वही आपके लिए अच्छा है, आपको वैक्सीन लेना है। वैज्ञानिकों के अनुसार कोविड-19 के दुनिया भर में लाखों म्यूटेशंस अभी तक हो चुके हैं। दरअसल जितना ज्यादा संक्रमण फैलता है, जितने ज्यादा इंसानी शरीर में वो पहुंचता है, उतना ज्यादा उसके किरदार बदलने की आशंकाएं बढ़ती जाती हैं। इस समय जो बहुत ज्यादा संक्रामक हमें कोविड-19 नजर आ रहा है, उसके पीछे इस ट्रिपल म्यूटेंट की भूमिका हो सकती है, लेकिन अभी इस पर शोध जारी है। बेहद खतरनाक इस हिसाब से कि संक्रमण तेजी से भी फैलता है और जो
लोग उससे संक्रमित होते हैं, उनमें गंभीर लक्षण भी देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन ये सारी चीजें अभी शोध के दायरे में हैं। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, दिल्ली आज तक। कोविड महामारी की प्रचंड लहर के बीच क्रिकेटर आर अश्विन के आईपीएल टूर्नामेंट से हटने के बाद आईपीएल को जारी रखने या बंद करने की बहस तेज हो गई है। आईपीएल की दिल्ली डेयरडेविल्स टीम के खिलाड़ी आर अश्विन ने रविवार को ट्वीट करके कहा था कि कल से आईपीएल से छुट्टी लेना चाहूंगा। मेरा परिवार और रिश्तेदार कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और इस मुश्किल समय में मैं उनका साथ देना चाहता हूं। अगर चीजें सही हो जाती हैं तो मैं दोबारा खेलने की उम्मीद करता हूं। अश्विन के अलावा रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए खेलने वाले एडम जैम्पा और केन रिचर्डसन और राजस्थान रॉयल्स के एंड्रू टाई ने आईपीएल 2021 से किनारा कर लिया है। तीनों ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों में से सिर्फ एंड्रू टाई ने खुलकर कहा कि उन्हें डर है कि भारत में बढ़ते केस की वजह से वो अपने देश ऑस्ट्रेलिया से बाहर क्वारंटीन रहने पर मजबूर हो जाएंगे। बीसीसीआई अब तक आईपीएल टूर्नामेंट को जारी रखने का इरादा रख रही है, लेकिन टूर्नामेंट छोड़ने वालों की राह में अड़ंगे भी नहीं डाल रही। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज पैट कमिंस ने भारत के पीएम केयर्स फंड में $50,000 का डोनेशन देते हुए कहा है कि आईपीएल को जारी रखने पर बहस चल रही है। मुझे बताया गया है कि भारत सरकार का विचार है कि जब लोग लॉकडाउन में हैं और देश का मुश्किल समय है, तब आईपीएल का खेल कुछ घंटों का मनोरंजन करता है। इससे पहले एडम गिलक्रिस्ट ने भी कहा था कि कोविड से के डरावने आंकड़ों के वक्त भारत को शुभकामनाएं। आईपीएल जारी है, अनुचित या मन को बहलाने का महत्वपूर्ण जरिया। आपको जो भी विचार हो, आपके लिए मेरी प्रार्थना है। जान और जहान पर भारी पड़ती कोरोना की दूसरी लहर को लेकर सीएसआईआर के सर्वे में बड़ा दावा किया गया है। इसके अनुसार महामारी फैलने की बड़ी वजह संक्रमण से लड़ने के लिए जरूरी एंटीबॉडीज की कमी को माना गया है। सीएसआईआर ने अपनी 20 लेबोरेटरीज की मदद से करीब 10,500 लोगों पर किए गए सर्वे के बाद यह दावा किया है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। कई राज्यों में जारी लॉकडाउन के बीच देश की राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन को एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। इससे आर्थिक हालात लगातार कमजोर हो रहे हैं और देश की इकोनॉमी भी खतरे में आ गई है। इस बीच काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी कि सीएसआईआर के सर्वे ने दूसरी लहर में संक्रमण फैलने की वजहों का जिक्र किया है। सर्वे के मुताबिक पिछले साल सितंबर में संक्रमण पीक पर पहुंच गया था। इसके बाद भी लोगों के बीमार होने की वजह सीरो सर्वे में पॉजिटिव पाए गए लोगों में संक्रमण से लड़ने वाली एंटीबॉडीज की गैर मौजूदगी को माना गया है। सीएसआईआर ने अपनी 20 लेबोरेटरीज की मदद से 10,427 लोगों पर सीरो सर्वे किया था। इनमें कॉन्ट्रैक्ट वाले कर्मचारी, उनके परिवार के लोग भी शामिल थे। ये लोग 2 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ 17 राज्यों में रहते हैं। 10,427 लोगों पर किए गए सीरो सर्वे में औसत पॉजिटिविटी रेट 10.14% था। सर्वे के मुताबिक पिछले 5 से 6 महीने में एंटीबॉडीज की संख्या में काफी गिरावट आई है, जिसकी वजह से लोग संक्रमण के शिकार हो रहे हैं। सर्वे में दावा किया गया है कि 5 से 6 महीनों के बाद सीरो पॉजिटिव लोगों में महत्वपूर्ण न्यूट्रलाइजेशन एक्टिविटी की कमी देखी गई है। हालांकि सीएसआईआर के डेटा से पता चलता था कि एंटी-एनसी एंटीबॉडी वायरल और इन्फेक्शन के खिलाफ लंबे समय तक सुरक्षा प्रदान करती है। ज्यादा सख्त प्रावधानों को लागू करने से शरीर में न्यूट्रलाइजेशन की बड़ी कमी हो सकती है। ऐसे में यही वो चीज है जो मार्च से कोरोना की दूसरी लहर को और ज्यादा बड़ी बना रही है। महाराष्ट्र में मार्च के बाद से कोरोना का विस्फोट देखने को मिला है। सर्वे में 24 शहरों के लोग शामिल थे और मार्च से थोड़ा पहले देश भर में कोरोना वायरस के असर से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिली थी, जिससे ये पता लगा था कि सितंबर 2020 तक भारतीयों की एक बड़ी संख्या संक्रमण से उबर चुकी थी और लोगों में इम्यूनिटी विकसित हो चुकी थी। भारत कोरोना की दूसरी लहर की वजह से बेहद गंभीर संकट का सामना कर रहा है। देश में हर मिनट करीब 250 नए कोरोना केस सामने आ रहे हैं। हर मिनट 2 लोगों की मौत भी कोरोना से हो रही है। ऐसे में भारत के साथ फिर से रिश्ते जोड़ने का मौका पड़ोसी देश चीन तलाश रहा है। चीन ने भारत को मदद की पेशकश करते हुए राजनीतिक पक्षपात को भुलाने की सलाह दी।
भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर से पैदा हुए हालात पर ड्रैगन मदद की पेशकश कर रहा है। दूसरी कोरोना वेव में दिनों दिन गंभीर होते जा रहे हालात पर चीन ने चिंता जताई है। चीन ने चेतावनी दी है कि अगर संकट पर जल्द ही काबू नहीं पाया गया तो भारत की अर्थव्यवस्था 20 साल पीछे चली जाएगी। बीते साल से दोनों देशों के रिश्तों में आई कड़वाहट को किनारे रखकर ड्रैगन सलाह दे रहा है कि भारत को राजनीतिक पक्षपात को एक तरफ रखकर चीन से सीखना चाहिए। चीन भारत को टेस्टिंग क्षमता बढ़ाने और अस्थायी अस्पतालों का निर्माण करने की नसीहत दे रहा है। पड़ोसी देश की तरफ से कहा जा रहा है कि आने वाले 2 हफ्तों में भारत में रोजाना आने वाले नए मामले बढ़कर 5 लाख तक हो सकते हैं। साथ ही चीन का कहना है कि भारत में आज भी असल संख्या दर्ज मामलों से काफी ज्यादा है, क्योंकि इसमें कई बेघर लोगों को शामिल नहीं किया गया है। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इससे भारत की आर्थिक स्थिति कमजोर होगी और ऐसा भी हो सकता है कि इससे दक्षिण एशिया की स्थिरता भी प्रभावित हो। सीमाओं के मोर्चे पर क्या होगा ये कहना फिलहाल जल्दबाजी है, लेकिन चालबाज चीन अपने इन पैतरों से या तो भारत के साथ रिश्ते सुधारने का सही में अवसर खोज रहा है या फिर भारत के प्रतिबंधों से घबराकर वापस किसी न किसी तरह कारोबारी रिश्तों को सामान्य करने की फिराक में है। चाइना से यहाँ पर भारत ने ट्रेड काफी हद तक कम कर दिए हैं या फिर ये कहें कि बंद कर दिए हैं, जिसकी वजह से चाइना को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। और इसी वजह से ऐसे हालात में जब भारत में कोरोना के केसेस बढ़े हैं तो वो यहाँ पर हेल्प की उम्मीद समझता है कि वो यहाँ पर भारत की हेल्प कर सकता है, लेकिन भारत अन्य देशों से यहाँ पर मदद ले रहा है। जिस तरीके से अभी ऑक्सीजन की जब कमी हुई तो कुछ देशों से ऑक्सीजन इंपोर्ट की गई। 2 दिन पहले चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने भी भारत को मदद करने की पेशकश की थी। अब कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए चीन की कंपनियां भी मदद कर सकती हैं। दरअसल इस आपदा को अवसर में तब्दील करने को बेचैन चीन को डर है कि भारत मध्य पूर्व के देशों और सिंगापुर से ऑक्सीजन का आयात कर सकता है, लेकिन वो ऑक्सीजन के लिए शायद चीन की मदद नहीं लेगा। ऐसे में चीन सलाह दे रहा है कि भारत को अपने वैचारिक पक्षपात को परे रखकर पहले लोगों की जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए। यहाँ शायद चीन को गलतफहमी है कि लोगों की जिंदगी बचाने के लिए भारत हर मुमकिन रास्ते का इस्तेमाल करने से पीछे हटेगा, लेकिन फिलहाल जिस तरह से पश्चिमी देशों ने भारत से लोगों की आवाजाही पर रोक लगाई है और अमेरिका ने वैक्सीन के लिए कच्चा माल देने में आनाकानी की है, उससे चीन भारत को अपने पाले में लाने की कोशिश में जुटा है। ऐसे हालात में जब कोरोना के केसेस इतने बढ़ रहे हैं, ऐसे में भारत अन्य देशों से मदद की उम्मीद कर रहा है और यूएस ने यहाँ पर काफी हद तक वैक्सीन को लेकर के उसके रॉ मटेरियल को हेल्प करने की कोशिश की है और बहुत से और देश हैं जिनसे कि भारत यहाँ पर ट्रेड की उम्मीद करता है। और आने वाले जो समय है और जिस तरीके से भारत ने यहाँ पर अन्य देशों से रिलेशन अच्छे बनाकर रखे हैं, उसका फायदा ऐसे हालात में देखने को मिलेगा। लेकिन उम्मीद है कि चीन से मदद लिए बगैर भारत अपने दम पर और अपने मित्र देशों की मदद से इस संकट से बाहर आ जाएगा। हालांकि फिलहाल स्थिति बेहद गंभीर है और इससे कैसे सरकार पार पाएगी ये देखने वाली बात होगी। आज तक ब्यूरो।